सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में हम पहला पाठ पढ़ने वाले हैं जो वर्ग 3 से वर्ग 8 तक के बच्चों के लिए। वर्ग 3 से 8 तक के हिंदी व्याकरण में पहला पाठ जो है भाषा, बोली और लिपि है। तो आइए जानते हैं कि भाषा, बोली और लिपि क्या है। शुरू करते हैं कि भाषा क्या है। भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों के साथ करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके प्रयोग से हम अपने विचारों और भावों को बोलकर और लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं और दूसरे सुनकर या पढ़कर हमारे भावों को समझते हैं। तो भाषा को प्रकट करने के दो तरीके यहाँ पर हमने बताए हैं, बोलकर और लिखकर। प्रकट कैसे करते हैं? बोलकर और लिखकर, और सामने वाला सुनकर और पढ़कर समझता है। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और बोलकर क्या कर रही हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। आप सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे। इस तरह से आप समझ रहे हैं कि भाषा को प्रकट करने का दो साधन है, एक लिख करके, एक बोल करके आदमी सामने प्रकट करता है, अपनी बात बताता है, अपने विचार प्रकट करता है और सामने वाला सुनकर पढ़कर समझता है। छोटे रूप में हम इस तरह से कह सकते हैं, भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचार को, अपने मन के भाव को, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात को हम समझते हैं। भाषा के अब रूप के बारे में पढ़ते हैं कि भाषा कितने रूप हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से दो ही रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तीसरा रूप भी होता है सांकेतिक भाषा, लेकिन अब सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत ना के बराबर होता है। जब हमें पढ़ना लिखना नहीं आता था प्राचीन काल में, तो उस वक्त सांकेतिक भाषा के द्वारा ही लोग आपस में अपने विचार को शायद प्रकट करते होंगे, समझते होंगे। ऐसा नहीं है कि अब सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ना के बराबर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के मुख्य कितने रूप होते हैं, तो आप दो लिखेंगे, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में ये आप ध्यान रखिएगा कि मौखिक भाषा में दो चीज़ मायने रखती है, एक बोलना और सुनना। सामने वाला क्या करता है, बोलकर अपनी बातें रखता है और सामने वाला जो उसके साथ है वो सुनकर उनकी बातों को समझता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने मन और भाव के विचारों को बोलकर प्रकट करता है और सामने वाला सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा का मौखिक रूप है, यानी बोलना और सुनना दोनों ही मौखिक भाषा है। कुछ उदाहरण देख लीजिए। मौखिक भाषा का उदाहरण कैसे है? जैसे कविता का हम बोल बोल कर वाचन कर रहे हैं, भाषण सुना रहे हैं, ठीक है, भाषण कर रहे हैं। तो जो बोलते हैं और सुनते हैं, ये दोनों ही प्रक्रिया को हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करता है और सामने वाला क्या करता है, पढ़कर समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। अब जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कोई पत्र लिख रहा है, अपनी बात विच्छेद कैसे कर रहा है, पत्र लिख रहा है। मौन कहानी पढ़ रहा है, मौन होकर कहानी पढ़ रहा है या अखबार पढ़ रहा है, यानी लिखना और पढ़ना। अब ये ध्यान रखिएगा कि लिखित भाषा में लिखना और पढ़ना क्या है, लिखित भाषा का उदाहरण है। तो उम्मीद है कि आपको लिखित और मौखिक भाषा में अंतर समझ में आ गया होगा। इसलिए आपको यहाँ कुछ मैंने गृह कार्य दिए हैं, उसे आपको समझ के कि कौन सी लिखित भाषा है और कौन सी मौखिक भाषा है, आप उसको अलग करके ज़रूर बताएंगे कि कौन सी लिखित भाषा है और कौन सी मौखिक भाषा। इसमें अलग करना है। जैसे निबंध लिखना है, कौन सी भाषा का उदाहरण है, मौखिक है या लिखित? जैसे कहानी सुनाना, अंताक्षरी, वाद विवाद, प्रार्थना पत्र, वार्तालाप, रेडियो सुनना। इसमें से आपको बताना है कि वो भाषा के किस रूप का उदाहरण है, ये मौखिक है या लिखित। अब आते हैं बोली पे। बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप मतलब छोटा रूप। क्षेत्र मतलब छोटे छोटे क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें ही बोली कहते हैं। ऐसा नहीं, बोलियों के द्वारा भी तो हम अपने विचार प्रकट करते हैं, लेकिन जब यही बोली जो होती है परिष्कृत हो जाती है, उसका मानक रूप के रूप में आ जाती है, तो वो भाषा का रूप
ग्रहण कर लेती है, लेकिन भाषा का जो छोटा रूप होता है, क्षेत्रीय रूप होता है, उसे हम बोली कहते हैं। जो जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, जिसमें किसी साहित्य की रचना नहीं होती, इसका कोई व्याकरण नहीं होता, कोई मानक रूप नहीं होता। समझ में आ रहा है। मातृभाषा क्या है? तो शिशु सर्वप्रथम अपनी माता से जो भाषा सीखता है, मातृ यानी माता, समझ में आ रहा है। तो माता की भाषा यानी शिशु सर्वप्रथम अपनी माता से जो भाषा सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। अब बात ये आ रही है राष्ट्रभाषा या राजभाषा की। तो अब राष्ट्रभाषा का प्रयोग तो नहीं, ना के बराबर होता है, राजभाषा ही होता है। जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है, जब देश का संविधान ही किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है। प्रशासन की भाषा मतलब हमारे सरकारी कार्य काम, कार्यालयों में काम जिन भाषाओं में होती हैं उन्हें ही कहते हैं प्रशासन की भाषा। तो प्रशासन की भाषा घोषित कर देते हैं, उसे ही हम राजभाषा की संज्ञा दी जाती है। राजभाषा 14 सितंबर सन 1949 में संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता दी गई है। तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। और अंग्रेजी भी माना जाता है, क्योंकि कुछ जगहों पर हमारे राजकीय कार्य अंग्रेजी भाषा में भी होती है, लेकिन हमारी राज्य भाषा अगर कोई पूछे तो हिंदी भाषा है। और उसे कब मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 14 सितंबर 1949 को। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। अब आते हैं लिपि किसे कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए एक विधि होती है, एक चिन्ह होता है। तो जिस विधि द्वारा हम भाषा को लिखते हैं उसी विधि को हम लिपि कहते हैं। आप विस्तार से समझेंगे कि भाषा को लिखने के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। भाषा को लिखने के लिए क्या किए गए हैं? चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। आप पढ़े हैं वर्णमाला क ख ग घ अ आ ई, ये सब क्या है? ये चिन्ह ही तो हैं। तो ये चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और इन्हीं चिन्हों द्वारा भाषा को प्रकट करते हैं ना, इन्हीं चिन्हों द्वारा भाषा को प्रकट करने के माध्यम को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो आप समझ गए हैं कि लिपि क्या है? भाषा के लिखने की विधि है लिपि। जिन चिन्हों द्वारा हम भाषा को लिखते हैं, यानी चिन्हों द्वारा भाषा को प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। उसी तरह से भिन्न भिन्न भाषाओं की लिपि भिन्न भिन्न होती है। जैसे उर्दू की लिपि फारसी, उर्दू बोलने की लिपि फारसी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है। तो आगे हम पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको भाषा, बोली और लिपि समझ में आ गया होगा। और फिर भी आपको कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।